बिहार के चुनाव में बहुत कम समय बचा है और राजनीति में अगर कुछ महीने हैं तो वो वाकई में बहुत कम समय है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में शुरुआत की है वो भी तब जब से कांग्रेस नेता कृष्णा अलवरू ने वहाँ का चार्ज लिया है, तो सब ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस इस समय बिहार में नज़र आ रही है, क्योंकि पहले वो नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आ गई है जब से कृष्णा अलवरू ने काम संभाला है। कृष्णा अलवरू के बारे में आप जानते हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और जिस तरीके से समय वो मेहनत कर रहे हैं बिहार में। तो आज हमारे साथ कृष्णा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कृष्णा का के पास इस समय पूरा बिहार का चार्ज है और लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं कि जब से कृष्णा अलवरू ने उनको वहाँ का चार्ज मिला है कांग्रेस जिंदा हो गई है। क्या कर क्या रहे हैं आप इस समय? देखिए, बिहार में हमारा बहुत सिंपल सा प्रयास है। बिहार में हमारा प्रयास ये है कि बिहार की आम जनता को ये महसूस करवाना कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बिहार में अगर आप जाके देखेंगे तो कई सारे विकास के पैमानों पे बिहार हिंदुस्तान में सबसे नीचे पाया जाता है। बिहार की जनता पलायन करने पे मजबूर हो गई है। वहाँ के गांव में आप जाके देखेंगे तो आपको बुज़ुर्ग मिलेंगे, महिला मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी जगह बहुत कम युवा पुरुष मिलते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छा इलाज नहीं होता है, करप्शन चरम सीमा पे है, बाबू राज चलता है। नशेबंदी के नाम पे आपने नशेबंदी तो कर दिया, लेकिन उसकी जगह नशा माफिया बैठ गया है। लॉ एंड ऑर्डर भयंकर तरीके से खराब है। ये उनके रोज़मर्रे के असली समस्याएं हैं, असली मुद्दे हैं, असली दुख, असली दर्द है। लेकिन जनता जब भी वोटिंग के लिए जाती है तो मोदी जी आके कभी कुंभ की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उन्होंने लोगों की भलाई के लिए क्या किया क्या नहीं किया उस पर बात करते ही नहीं। नहीं, लेकिन कृष्णा, ये मुद्दे तो पूरे देश में ही ऑपोजिशन इसके ऊपर बातें कर रहा है, जो जो मुद्दे आप बता रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव को देखते हुए बिहार को लेकर ऐसे कौन से स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको आपको लग रहा है कि वो जनता के बीच में वो इश्यूज रेजोनेट करेंगे और उन्हीं इश्यूज को हमें लेके जाना चाहिए, उन्हीं इश्यूज के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए? ऐसे कौन से इश्यूज हैं आपके दिमाग में जिसके बारे में बात होनी चाहिए बिहार के चुनाव में कांग्रेस द्वारा? हिंदुस्तान में 28 बड़े प्रदेश हैं, ये समस्याएं हर प्रदेश में हैं, लेकिन बहुत सारे पैमाने पे बिहार 27, 28, 26 नंबर पे। इसका मतलब जो समस्याएं बाकी देश पे हैं, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, शिक्षा हो, इलाज हो, भ्रष्टाचार हो, कानूनी व्यवस्था हो, बाकी देश में भी खराब हैं, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा खराब है। और बिहार में जनता को ये समझना ज़रूरी है कि जब तक वो अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रे के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं डालेंगे और इधर उधर की बातों को लेकर वो डाइवर्ट हो जाएंगे तो दोबारा उनके पास रिज़ल्ट वही मिलेगा। बाकी जगह ख़राब स्थिति है, बिहार में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। इसलिए बिहार में इन मुद्दों पे चुनाव के समय पे सही चर्चा हो, ये बहुत आवश्यकता है और उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव इन मुद्दों पे लड़ा जाए। लेकिन मुद्दों के अलावा तो चलिए, वो तो जब कैंपेन शुरू होगा, लेकिन ये कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो पहले नहीं थी, या जो थी भी वो नाम के लिए थी। लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को वहाँ पर रिवाइव कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को एडवांटेज मिल सकता है अगर तेजस्वी यादव का चेहरा बतौर एक सीएम के रूप में घोषित कर दिया जाए? उसको लेकर क्या कोई दुविधा है या उसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? अभी क्या है, अगर उसको मच इन एडवांस कर देंगे तो आई थिंक बिहार की जनता उसको पसंद करेगी और वो चीज़ आपके गठबंधन के लिए भी एडवांटेजेस रहेगा। बिहार में अभी सबसे जो मुझे लगता है ज़रूरी है वो ये है कि जनता को जगाना। जनता अभी जो बिहार की परिस्थिति है, स्थिति है, व्यवस्था है, उसको मान रही है कि ये नॉर्मल चीज़ है, हालांकि ये बहुत अब नॉर्मल चीज़ है। उदाहरण के लिए
बिहार के स्टूडेंट को लगता है कि 3 साल की डिग्री अगर 5 साल में आ जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 6, 7, 8 साल नहीं खींचा वो। लेकिन असली सवाल ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं? ये चीज़ जनता के जहन में घुसना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बिहार के बाहर स्टूडेंट के पास जाके बोलेंगे कि आपकी 3 साल की डिग्री 4 साल में आएगी तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं 5 साल में मिलता है तो स्टूडेंट को लगता है भाई ठीक ठाक हो गया, क्योंकि 6, 7, 8 साल खिंचा नहीं। अभी सबसे ज़्यादा फोकस इस पे है। बिहार में हमें लगता है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा तय होना बहुत ज़रूरी है, जो जनता के हिसाब से जनता के भलाई के लिए एक बेहतर बिहार बनाने का विजन बने। हमारे लिए ये सबसे प्राथमिकता रखती है और इसको लेके हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। बाकी सारे जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। जनता को ये समझना ज़रूरी है कि उनके साथ अन्याय ही नहीं घोर अन्याय हो रहा है, और उसके ऑल्टरनेट में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को एक अच्छा विजन, बिहार के लिए एजेंडा, रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन वो रोड मैप कैसे बनेगा? कोई तो लीडर होगा। इस समय क्या है, मतलब हमारे गठबंधन के 2 बैठकें हो चुकी हैं और इस पे बहुत मजबूती से काम चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि गठबंधन का जो भी बिहार के लिए एजेंडा और रोड मैप बनेगा वो बहुत मजबूत एजेंडा और बहुत मजबूत रोड मैप बनेगा। तो गठबंधन का काम हमारा शुरू हो गया है, उसके कई पहलू हैं और उन सब पहलुओं पे हमारा काम शुरू हो चुका है। यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले भी हमारी भी पटना में सदाकत आश्रम में गठबंधन के सारे दलों के साथ, सारे सीनियर लीडर्स के साथ काफ़ी चर्चा हुई और उस पर आगे का प्लान भी बना है। नहीं, गठबंधन को लेकर तो कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो इंटैक्ट है, ये सबको समझ में आ रहा है कि भाई आप आरजेडी के साथ आप अलायंस करेंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप चेहरा घोषित कर देते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो महागठबंधन के लिए एडवांटेजेस होगा और उस पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं बहुत बिहार पहले में सबसे ज़रूरी बात है बिहार के लिए विजन और एजेंडा। घोषित करना नहीं करना, कब करना नहीं करना, वो हमारे हाथों में है। उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। नहीं, मुद्दा लेकिन सबसे पहले जो ऑपोजिशन है वो कहेगा अरे चेहरा कौन है। आप जो मुद्दा बना रहे हो वो मुद्दा असली मुद्दा है ही नहीं। असली मुद्दा ये है कि बिहार में इतनी दुर्दशा क्यों है और उसकी अवेयरनेस क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इंटरव्यू ही देख लो, आप बिहार के इश्यूज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप कहीं और लेके जा रहे हो। जब तक आप बिहार के इश्यूज़ पे फोकस नहीं करोगे, वहाँ की दुर्दशा पे फोकस नहीं करोगे, तो जनता जागरूक कैसे होगी? क्योंकि असली मुद्दे, असली दुख, असली दर्द पे चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं लोग, और जब तक वो नहीं होगा तो जनता जागरूक कैसे होगी? जनता जब भी अपने दुख दर्द की बात सुनना चाहती है, लोग उसके ध्यान कहीं और लेके जाते हैं, वो गलत है। चर्चा ये होनी चाहिए कि दुर्दशा क्यों है, ऑल्टरनेटिव क्या है। ये असली, ये कोर, ये सेंट्रल एजेंडा डिस्कशन होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं हम, मतलब ये हम खुद जिम्मेदार हैं चीज़ों को असली इश्यूज से हटा के नकली इश्यूज या लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लेके जाने की, और मैं उसमें कम से कम इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, लेकिन जो जो पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, मीडिया अपने तरीके से अपनी हेडलाइंस बनाता है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू ग्रैब अ हेडलाइन फ्रॉम दिस इंटरव्यू। लेकिन मैं कुछ सवाल तो पूछूंगी ना, कि जैसे कन्हैया को लेकर भी इश्यूज़ हैं कि भाई आरजेडी और कन्हैया के बीच में बहुत ज़्यादा एक समन्वय नहीं नज़र आता, इस तरीके की भी रिपोर्ट्स हैं। तो क्या वो उन इश्यूज़ को, उन डिफरेंसेस को क्या पार्टी ने रिजॉल्व कर लिया है, या फिर वो अभी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में अभी भी पार्टी यही कहेगी कि अरे हम बात नहीं करेंगे, उसको हम मेन इश्यूज़ पे पहले फोकस करके हम उन इश्यूज़ पर हम बाद में बात करेंगे? ये नॉन इश्यूज है। These are, जो आप नॉन इश्यूज़ कह रहे हो उसके बारे में ही खबर बन रही है, और उसके क्योंकि ऊपर खबर बनाने वाले नॉन इश्यूज पे बना रहे हैं। मेरा तो शुरू से मेरा यही कहना है, खबर बनाने वाले नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के चक्कर में रहते हैं, और मेरी प्रयास ये रहते कि इश्यूज को इश्यूज बनाने के चक्कर में रहता नहीं, हूँ। लेकिन मैं वो एग्जाम्पल ऐसा देता फैक्टर हूँ, है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, मुद्दा पलायन का था, मुद्दा रोजगार देने का था। जनता उसके लिए इंटरेस्टेड है, और जनता तो जुड़ रही है, जो करंट आ रहा है वो उस पर आ रहा है।
पलायन पे चर्चा कम होती है, रोजगार पे चर्चा कम होती है, मुद्दा डाइवर्ट होता है, प्रयास ये होती है कि कन्हैया पे लेके जाएं। कन्हैया इज वन पर्सन, बट द इश्यू दैट द कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन, इश्यू जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में लेके जा रही है, वो पलायन है और वो रोजगार है, और दोबारा आप वही कर रहे हैं, आप घूम घूम के नॉन इश्यूज पे लेके जा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपका वो कहना ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक ये इंटरनल जो इश्यूज हैं वो अगर रिजॉल्व नहीं होंगी तो वो पार्टी को मोबिलाइज करने में भी चीजें, इंटरनल इश्यूज आप हम पे छोड़ दीजिए, आप ये बात करिए कि बिहार के लिए क्या नेसेसरी है, इंडिया के लिए क्या नेसेसरी है, जनता के लिए क्या नेसेसरी है। इंटरनल पार्टी इश्यूज कुछ न कुछ कहीं न कहीं हर दल में, हर प्रदेश में, हर देश में, हर समय पे रहता है। वो हमारी इश्यू है कि हम कैसे डील करेंगे, लेकिन एजेंडा क्या सेट होना चाहिए। एजेंडा ये होना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है और ये लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है। जंगल राज की बात होती है तो असली जंगल राज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आज के दौर पे चल रहा है। वहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। कन्हैया को लेके किसी को सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, वो इश्यू क्या है, नॉन इश्यू है, उस पर हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो सवाल पूछिए, ये आप मतलब आपको नहीं लग रहा कि जो अलायंस की राजनीति है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है, उसका इम्पैक्ट इसको कुछ पड़ने वाला है पार्टी पे? देखिए, परिवार में भी कहीं कहीं हमें डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, समन्वय बिठाना पड़ता है। अलायंस भी वैसा ही है, वो ये नहीं तो कुछ और, कुछ और नहीं तो कुछ और, कुछ और नहीं तो होगा। लेकिन वो जनता इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, या उनके भलाई की बात नहीं है वो। उनकी भलाई की बात बहुत सिंपल है। आप बिहार में जाके देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। महिला बात करते करते आंखों से आंसू निकालती है, उनके नाम पे शराबबंदी पे वोट लिया जाता है। आप गांव की महिला से या शहर की महिला से पूछिए कि उससे क्या फ़र्क पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि पहले सरकारी दुकानों से या सरकारी तंत्र से शराब मिलती थी, अभी प्राइवेट माफिया के दौरान शराब मिलती है। शराब तो फिर भी मिल रही है, 100 रुपये के शराब 200-300 में बिक रहा है। असली शराब के बदले नकली जहरीली शराब मिल रही है। कोई स्मगलिंग करके आता है तो उसको पकड़ते हैं। शराब महंगी हो गई है, मुश्किल हो गया, तो लोग सूखे नशे की तरफ चले गए। सरकार के तिजोरी में जो शराब बेच के टैक्स के माध्यम से पैसा आता है वो जीरो हो गया है। तो वो पैसा अभी माफियाओं के जेब में जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारे इश्यूज जो आप बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके प्रचार और प्रसार में होंगे आने वाले महीनों में, और इसी पे पूरा फोकस रहेगा आपके कैंपेन का? हमारा पूरा प्रयास रहेगा और इसी पे रहना चाहिए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता के हित में यही बात है। एक चीज़ और भी है, जैसे आपके जो अभी आपने वहाँ पे जो कांग्रेस को का जिनको अध्यक्ष बनाया है वो भी एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो अब जैसे अगर आपकी पार्टी राजेडी के साथ गठबंधन में रहती है तो ये जो वोट्स का ट्रांसफ़र है वो किस तरह से इम्पैक्ट होगा? एक ये भी चीज़ है जिसको लेकर किसी भी गठबंधन में वोट्स का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि अलग अलग दल के अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो गठबंधन का प्रयास ये रहना चाहिए कि जब सारे गठबंधन के पार्टी साथ में आते हैं तो उनकी जो अलग अलग जगह पे जनता उनसे जुड़ी हुई है उसमें मैक्सिमम गठबंधन के लोगों को फ़ायदा हो। इस पे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर लोगों के अलग अलग दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका समन्वय बताना पड़ता है। उनको छोटे मोटे कार्यक्रम मिलके करवाने पड़ते हैं। तो जैसे आपने कल रात को भी देखा होगा कि पटना में जो कैंडल मार्च हुआ था कश्मीर में पहलगाम के मुद्दे पर, वो सारे दलों ने मिलके सारे जिला हेडक्वार्टर में किया था। तो ऐसे ओवर टाइम अलग अलग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि गठबंधन की जो स्ट्रेंथ है वो सारे पार्टनर्स को मैक्सिमम सीट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो इस पर
मेहनत करनी पड़ती है, सिस्टमैटिकली काम करना पड़ता है और वो काम हमारा चालू हो चुका है। कई लोग ये भी कह रहे हैं और बिहार में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो 2029 के चुनाव का है। ठीक है, वो अभी चुनाव में जो इस साल जो विधानसभा के इलेक्शंस है उसमें तो कर ही रहे, लेकिन कांग्रेस का असली फोकस 2029 है। आपको लगता है कि 2029 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, हालांकि इसमें भी काफ़ी टाइम है, कि पार्टी अपने आप को पूरी तरह से, कांग्रेस अपने आप को रिजुविनेट कर लेगी तब तक कि आपको अच्छी खासी सीट्स मिल जाए बिहार में? देखिए, 2029 एक तरीके से एक टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का फाइनल मैच। आप फाइनल में पहुंचने से पहले लीग मैच जीतना पड़ता है आपको, फिर आप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो, उससे कुछ जीतना पड़ता है, फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो, फिर आप फाइनल की सोच सकते हो। अभी तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे सामने अगला मैच है जो बिहार में है, उस पर हम पूरा योगदान दें, मजबूती से लड़ें, उसको जीतें। उसके बाद और 29 के बीच में बहुत सारे मैचेस हैं, तो मैं अभी 29 पे फोकस करने लग जाऊंगा और बिहार में मेहनत नहीं करूंगा तो फिर वो रिजल्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आपसे दो थोड़े निजी सवाल पूछूंगी, उसके बाद मैं पहलगाम पे भी आऊंगी। कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप साउथ से थे, लेकिन जब आपको बिहार का इंचार्ज बनाया गया तो आपको नहीं लगा कि वो आपके लिए एक स्ट्रेंज सी टेरिटरी थी, या आप कंफर्टेबली वहाँ पर आपने अपने आप को ढाल लिया बिहार के पूरे माहौल में? जी, मैं हूँ तो साउथ से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने 2017 के पंजाब के चुनाव में भी 2 साल से काम किया था, और पंजाब में हिंदी कम और पंजाबी ज़्यादा चलती है, और वहाँ भी 2 साल काम करने के बाद पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स ने ज़ोर लगाया तो हमारा परिणाम अच्छा रहा। उसके बाद मुझे गुजरात भेजा गया 2017 के चुनाव के लिए। गुजरात में भी पहला लैंग्वेज गुजराती है, हिंदी नहीं है, ना ही साउथ इंडियन भाषा है। वहाँ भी मैंने बहुत महीने काम किया है और वहाँ पे भी परिणाम हमारे ठीक ठाक थे, थोड़े में चूक गए हम। बिहार में तो कम से कम हिंदी चलता है, तो पंजाब और गुजरात के अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को देखूं तो बिहार मेरे लिए भाषा के तरफ से आसान है, क्योंकि हिंदी मैं बोल पाता हूँ और पंजाबी नहीं बोलता हूँ, गुजराती नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं अभी समझने लग गया हूँ। तो भाषा के तरफ से आप देखोगे तो मेरे लिए बिहार ज़्यादा पंजाब और गुजरात से ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। पहलगाम को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा है और कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन आता है कि नहीं भाई, हमें इस समय एम्पथाइज करना चाहिए, समय अभी नहीं आया है कि भाई मुंह तोड़ जवाब की हम बात अभी नहीं करें। आपको क्या लग रहा है कि जो भी रिटेलिएटरी स्टेप्स जो भारत की सरकार ने लिए हैं वो क्या काफ़ी है इस समय, और कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे अगर ऑपोजिशन इसी तरीके से हल्की फुल्की बात करेगा? हल्की मतलब जो टोन एंड टेनर है, अगर कड़ाई से वो सवालों को उस समय नहीं पूछा जाएगा तो भारत की सरकार फिर हम अपनी मनमर्जी करती रहेगी, जैसे मनाएगा वो उस तरह से टैकल करेंगे। तो क्या समय नहीं आ गया कि इस समय कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर और पुरजोर तरीके से कुछ सवालों को रखना चाहिए देश के सामने? पहलगाम के मुद्दे पर 2-3 चीज़ें। सबसे पहली बात, आम इंसानों के जिनका किसी तरीके से हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जानें ली गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत दुखद बात है, चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे देश और विदेश में कहीं भी ये घटनाएं होती हैं, तो ये बहुत दुखद बात है और बहुत गलत बात है। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि ये सुरक्षा लैप्स हुआ कैसे, क्योंकि इसमें कोई किसी के मन में भी शंका नहीं होना चाहिए कि ये लापरवाही की वजह से। जहाँ पे घटना घटी है वहाँ तक पहुँचने में आपको कई नाके पार करके जाने पड़ते हैं। जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे सुरक्षा के लोग तैनात नहीं थे। जब घटना घटी है उसके काफ़ी समय बाद वहाँ पे सुरक्षा बल पहुंचे। लापरवाही तो मेरे ख्याल से सरकार भी, किरण रिजिजू का तो एक बाइट है जो वायरल हुआ काफ़ी, उन्होंने कहा कि चूक हो गई। ये भी खबरें आई कि उन्होंने एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म नहीं किया था और टूर ऑपरेटर्स के लिए वो पूरा एरिया खोल दिया गया। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि लापरवाही हुई इसमें तो कोई डाउट नहीं है,
अब ऑपोजिशन कैसे डिमांड करेगा अकाउंटेबिलिटी सरकार से? मेरा तो बहुत क्लियर है कि जिसकी लापरवाही है उसको इस्तीफा देना चाहिए। कौन? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। इसमें कोई इधर उधर की बात तो नहीं है। कश्मीर को चला कौन रहा है पिछले 10 साल 11 साल से? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चला रहे हैं। अगर वहां पे बार बार वही गलती रिपीट हो रही है, पुलवामा का आज तक रिपोर्ट नहीं निकला कि वहां पे क्यों 200-300 किलो आरडीएक्स पहुंचा, कहां से चूक हुई। अगर इतने साल बाद भी हम ये नहीं बता पा रहे हैं देश को कि इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, कैसे हुई, जब तक गलती की जांच नहीं होगी तो आप सुधारोगे कैसे? तो प्रॉब्लम ये है कि हम गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। चूक हुई है कहने से बात नहीं बनती। चूक आज नहीं, 6, 7, 10 साल से बार 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 हो रही है। तो जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इस्तीफा किसको देना चाहिए? सबसे पहले उनको देना चाहिए। लेकिन वो तो इसमें लेकिन की क्या बात है? नहीं, लेकिन की इसमें कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी उनकी है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन अगर ऐसे बोलता रहेगा और आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह उस डीएनए के बने हैं कि भाई वो आएंगे कहेंगे कि ऑपोजिशन हमसे डिमांड कर रहा है, हम इस्तीफा दे देते हैं, वो क्या इतने ह्यूमिलिटी वाले लोग हैं? और इस समय और क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन को एक्सेप्ट फॉर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन, इस समय और एडिशनल प्रेशर कैसे बनाया जाए सरकार के ऊपर ताकि वो कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि ये, अब क्या गारंटी है कि एक और पहलगाम, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसी और घटना हो जाती है तो फिर क्या? तो इस समय क्या ये एक थ्रेशोल्ड मोमेंट नहीं है? क्या और एडिशनल ऑपोजिशन को करना चाहिए? ऑपोजिशन इस मुद्दे को, ये जो चूक बार बार हो रही है उसको हेड ऑन लेने का प्रयास करेगी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे, साथ में संसद में भी, सड़क पर भी इस सवाल को हम लेके जाएंगे। जो कैंडल मार्च हुआ है वो, उसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं और ये देश भर में हुआ। एक है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ खड़ा रहना। दूसरा ये है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एहसास दिलाना कि ये जो चूक आप बार बार कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं हो। तो सड़क पे उतर के कल कैंडल मार्च हुई है, आगे और भी चीज़ें हम करेंगे। ऐसी बेसिक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम बार बार वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, परिणाम वही आ रहे हैं। बार बार चूक हो रही है तो लोग मर रहे हैं। कुछ तो सुधार हो। कितने साल तक, कब तक, क्यों? बिल्कुल। 2 सवाल आपसे निशिकांत दुबे के बारे में भी करना है, क्योंकि वो एक ऐसे लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती दिया। कल उनका एक वायरल आया था जिसमें कि वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो भी कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारे पैसे लगकर और सबके सुरक्षा का ख्याल रखा गया। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसे टाइमिंग पर उनका वो वीडियो सामने आया जहां पर सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े सवाल किए जा रहे हैं कि आपने उन टूरिस्ट को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपको जब 10 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी मनानी थी तो आपके लिए सारे सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे। क्या कहेंगे निशिकांत दुबे पर? बात निशिकांत दुबे के एनिवर्सरी की नहीं है, बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर की सोच और प्रायोरिटी की बात। yes. जब 2000-3000 पर्यटक की सुरक्षा के लिए आप 10 भी पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले नहीं दे सकते, yes. एक प्राइवेट पार्टी के लिए आपने इतना सेना, इतना फौज, इतनी सुरक्षा तैनात कर दी, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो? मैसेज ये दे रहे हो कि निशिकांत दुबे की वेडिंग एनिवर्सरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। 2000-3000 हिंदुस्तानी पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा। क्या पता कि उस ऐसी चीज़ों में सिक्योरिटी वालों को भेज रहे हैं, इसीलिए देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए भेजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दूसरी बात, आपको
विपक्ष के पीछे लगाने के लिए तमाम एजेंसी, तमाम इंटेलिजेंस, तमाम पुलिस, सीबीआई, आईटी, ईडी लगाने के लिए आप तात्पर्य रहते हो। आज कोई कुछ कहता है तो कल हो जाता है काम। राहुल गांधी गुजरात जाके चुनौती देते हैं तो चार्जशीट फाइल उसी दिन हो जाता है। जब विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने में इतनी सतर्कता है तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में इतनी लापरवाही, इतनी ढिलाई, इतना देर क्यों? सवाल यह है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सुरक्षा कर्मी सक्षम नहीं है, बहुत सक्षम है, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी हैं। लेकिन उनको आप प्राइवेट पार्टी में भेजोगे और जनता की रक्षा नहीं करवाओगे तो वो उनकी गलती नहीं है। गलती तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऑफिस से जो ऑर्डर आते हैं कि आप जनता की सुरक्षा मत करो, आप निशिकांत दुबे के एनिवर्सरी के चारों ओर 3, 4, 5, 6 लेयर की सिक्योरिटी कॉर्डन बनाओ। ये तो मतलब कल्पना से परे है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि निशिकांत दुबे के बारे में ही है, क्योंकि उस समय वो काफ़ी चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए और सीजीआई के लिए भी उन्होंने बोला, और अब इस तरीके की जो हरकत सामने आई उनकी, क्या कहेंगे निशिकांत दुबे जैसे सांसद के बारे में, जो कि हमेशा वो आगे रहते हैं, चाहे वो संसद में कोई डिबेट हो उसमें सबसे पहले वो आगे रहेंगे। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही खुद प्रधानमंत्री उनको हर चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। क्या कहेंगे निशिकांत दुबे के बारे में? एंड आप क्रोनोलॉजी देखिए और पैटर्न देखिए। निशिकांत दुबे का आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले बृजभूषण भी चर्चा में थे। तो उनको भी श्रेय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऑफिस से ही था। उन्होंने जितने गलत काम किए, कुकर्म किए, उसके जनता के सामने चिट्ठा खोला गया। एक सिंपल एफआईआर करने के लिए महिलाओं को जो इंटरनेशनल मेडल लेके देश का नाम रोशन करते हैं, उनको सड़क पर उतरकर रात रात को सड़क पर सोना पड़ा। उसके बाद भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने एफआईआर दिल्ली पुलिस को करने नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में उसमें दाखिल देके उसने कहा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो साफ दिख रहा है कि आदमी दोषी है। एक बार नहीं, बार बार इसने महिलाओं के साथ गलत किया है। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सोच ये है, वो सिर्फ निशिकांत दुबे और बृजभूषण पे नहीं है, वो सेंगर पे भी था यूपी में। आप अलग अलग जगह जाके देखेंगे तो ये एक पैटर्न है, कोई एक बार किया हुआ काम नहीं है। तो ये सोच, मैं निशिकांत दुबे तो गलत है ही, लेकिन असली गुनहगार कौन है? असली गुनहगार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, जो ऐसे लोगों को बार बार श्रेय देते हैं। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।